वेल 11th क्लास स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक रहेगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। जहाँ तक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का ताल्लुक है, ये सबसे पहले डिस्कस करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इंडिया में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट जो है 1912 का है, और इस एक्ट के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है जिसमें मेंबर बनाए जाते हैं और मेंबर के वेलफेयर के लिए काम किया जाता है। हर मेंबर जो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का होता है उसका एक वोट होता है और कंट्रीब्यूशन भी होती है पैसों की, और 18 साल से ज़्यादा उम्र का कोई भी बंदा जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन सकता है। कोई कास्ट, रिलीजन या क्रीड या जेंडर को नहीं देखा जाता इसमें। इसका एक लीगल स्टेटस है और लिमिटेड लायबिलिटी है, क्योंकि 1 पर्सन 1 वोट और 1 कंट्रीब्यूशन है इसमें। सर्विस मोटिव है, बनती इसीलिए है कि जो मेंबर हैं उनकी खिदमत या सेवा की जाए। इसको कंट्रोल किया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के तहत। अब इसके फ़ायदा यह है कि वोटिंग स्टेटस सेम है, इक्वल वोटिंग राइट्स हर किसी को दिए जाते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी है और इसकी मेंबरशिप जो है लॉन्ग लिव्ड है, और मैनेजमेंट जो है वो शेयर होल्डर्स के हाथ में होती है। कुछ लोग भी नौकरी पे लगाए जाते हैं काम करने के लिए। गवर्नमेंट से सपोर्ट है, आसानी से बन जाती है, मगर पैसा कम होता है, मैनेजमेंट सही नहीं है, सीक्रेसी नहीं रहती और गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत है इसमें। अब रही टाइप्स। जहाँ तक कोऑपरेटिव सोसाइटी के टाइप्स का ताल्लुक है, इसमें कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स है, जो गरीब तबका है, मिडिल क्लास तबका है, उनको हेल्प करने के लिए कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स बनाए जाते हैं। लार्ज परचेजेस प्रोड्यूसर्स से लेके रिटेल बेसिस पे मेंबर्स को जो माल है सप्लाई किया जाता है, और जो सरप्लस बनता है, बच जाता है सेल से, तो बोनस से बांटा जाता है शेयर होल्डर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी की। जहाँ तक ताल्लुक है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स का, दूसरा काइंड है। बड़े प्रोड्यूसर्स को कंपटीशन देने के लिए रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट वगैरह ये कोऑपरेटिव्स जो हैं वो खरीदती हैं अपने मेंबर्स के लिए। मार्केटिंग कोऑपरेटिव का मतलब है कि इकट्ठे एक जगह पर मेंबर्स का माल जो है ग्रेडिंग करके, वेयर हाउसिंग करके पहुंचाया जाता है और सेल की जाती है। एडवांस भी दिया जाता है कुछ मेंबर्स को। फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो सस्ते बीज, फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स या जो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हैं वो खरीदते हैं मेंबर्स के लिए। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो क्रेडिट प्रोवाइड करती हैं, उधार देती हैं, ताकि मनी लेंडर जो हैं वो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट न करें। देन वी हैव कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ जो प्लॉट या रिजनेबल कीमत पर फ्लैट जो है अपने मेंबर्स को देती हैं। नेक्स्ट है जॉइंट स्टॉक कंपनी। कंपनी एक्ट 1956 का है, लेकिन 2013 में 2013 में एक कंपनीज एक्ट आया और 15 में कुछ उसमें और अमेंडमेंट्स भी हुई हैं। तो कंपनी चाहे 1956 का है न या 2013 का एक्ट है, कोई भी कंपनी जो इन दोनों एक्ट्स के तहत रजिस्टर की गई हो वो इंडिया में कंपनी या कंपनीज एक्ट के परव्यू में आती है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 कहता है कि कोई भी कंपनी चाहे इस एक्ट के तहत हो या प्रीवियस जो एक्ट है 56 के तहत हो, अगर रजिस्टर हुई है वो कंपनी है। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। इसकी वैल्यू लॉ की आंखों में है।
कंपनी जो है आर्टिफिशियल पर्सन जो है, तो नॉर्मली इसकी एक सेपरेट एंटिटी है, एक सेपरेट स्टेटस है, लाइबिलिटी मेंबर्स की लिमिटेड है, उतनी है जितने उन्होंने शेयर खरीदे हैं। कंट्रोल जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है, और जहाँ तक कंपनी का ताल्लुक है, मैनेजर अलग होते हैं और चलाने वाले अलग हैं। कंपनी जो है रिस्क बेयर करती है, मगर एक शेयर होल्डर का रिस्क उसके शेयर तक ही है। कंपनी आर्टिफिशियल है तो इसकी एक सील होती है। कंपनी जो है ट्रांसफ़र कर सकती है अपने शेयर्स, यानी कंपनी इटसेल्फ नहीं, मतलब कहने का कि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं जब भी चाहे वो अपने शेयर्स किसी को बेच सकते हैं। परपेचुअल सक्सेशन है, यानी कंपनी चलती रहेगी चाहे सारे शेयर होल्डर क्यों ना चले जाएं, जब तक कंपनी दिवालिया ना हो। फ़ायदा है, एडवांटेजेस हैं कि लाइबिलिटी लिमिटेड है शेयर होल्डर की, शेयर तक ट्रांसफ़र कर सकता है शेयरों को, कंपनी चलती रहती है, कॉन्टीन्यूस एग्जिस्टेंस है, परपेचुअल जिसे कहते हैं, एक्सपैंड हो सकती है कंपनी, मैनेजमेंट प्रोफेशनल है। मगर कंपनी को बनाना डिफ़िकल्ट है, सीक्रेसी रखना मुश्किल है, एक सही सा एनवायरनमेंट देना मुश्किल है, डिसीजन मेकिंग आसानी से नहीं होती, बड़े कानून हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी मर्जी चलाते हैं। जहाँ तक टाइप ऑफ कंपनीज का ताल्लुक है, उसमें दो आ जाती हैं, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जो इसमें मिनिमम जो मेंबरशिप है 2 है, मैक्सिमम जो है 200 है। मिनिमम कैपिटल इसका 1 लाख होना चाहिए। अपने मेंबर्स में ही ये शेयर्स बांट सकती है, जनरल पब्लिक को नहीं दे सकती। जहाँ तक ताल्लुक है पब्लिक कंपनी का, तो इसने देना है, सब्सक्राइब करना है अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को, और ये मिनिमम जो है 7% चाहिए बनने के लिए, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। ट्रांसफर ऑफ शेयर हो सकता है इसमें, 5 लाख मिनिमम कैपिटल चाहिए। इस कंपनी के लिए प्रॉस्पेक्टस का होना और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का होना ज़रूरी है, अगर शेयरें उन्होंने बाहर वालों को या जनरल पब्लिक को सब्सक्राइब करनी है। तो इस तरीके से जहाँ तक ताल्लुक है कंपनी का, कंपनी अंडर लॉ क्रिएट होती है, इट्स ए लीगल पर्सन, और इसकी अपनी एक कानूनी नवीयत है, और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है ये जहाँ तक डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का ताल्लुक है। अब बात रही कि चॉइस, कि हम कैसे चॉइस करें किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए। जहाँ तक बिजनेस का ताल्लुक है और फॉर्म ऑफ बिजनेस का ताल्लुक है, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अगर चाहते हैं कोई भी बिजनेस को फॉर्म करना, तो बड़े फैक्टर्स को हमें मद्देनज़र रखना पड़ेगा। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ बिजनेस लाइन, कि हम क्या बनाने जा रहे हैं, हमारा क्या बिजनेस रहेगा, फिर कितना बड़ा यूनिट होगा। देखिए, बड़ा अगर आपका काम बनाना है तो कंपनी बना लो, उससे कम है तो पार्टनरशिप बना लो, थोड़ा छोटा सा काम करना है तो सोल प्रोप्राइटरशिप ले लो। आपने मार्केट एनालिसिस करना है कि जो प्रोडक्ट या सर्विस आप दोगे, लोग क्या उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। फाइनेंस कहाँ से लाओगे, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, रोड चाहिए, पानी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जिसे हम बेसिक नीड्स कंपनी की कहते हैं, वो चाहिए अगर आपने फैक्ट्री टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करनी है।
प्लांट को लेआउट कैसे करोगे, कहाँ पे लगाओगे जो आपने मशीनें लानी है, टैक्स का क्या प्लान है आपका, बिजनेस का लोकेशन कहाँ होगा। तो ये सारे फैक्टर जो हैं ये हमें कंसिडर करने हैं, तब जाकर हम चॉइस कर सकते हैं कि हम कौन सी कंपनी को बनाएं, या कौन सी पार्टनरशिप को बनाएं, या कौन सी सोल प्रोप्राइटरशिप को बनाएं। So finally we can say that as far as the choice of the organization is concerned, it will certainly depend upon certain factors, and these factors, if we take into consideration, then finally we will come to know which organization is better for us. Thank you.